अनचाही शादी में प्यार 29। राहुल गुस्से में अस्पताल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी लेकर कहीं चला जाता है। आशा जी एनजीओ में केबिन में आती है। इंस्पेक्टर आने के बाद उनके चेहरे पर परेशानी छा जाती है। वो राघव को फोन करती है। राघव वार्ड के बाहर बेंच पर बैठा था। फोन बजने पर हाँ माँ बोलिए। राघव बेटा कहाँ हो? और अभी भाई साहब कैसे हैं अब? माँ, मैं हिमा को लेकर घर के पास वाली अस्पताल में आया हूँ। मैं और चाची दोनों अभी हिमा के पास ही है। आशा जी खड़ी होकर क्या हुआ हिमा को हम भी अस्पताल आते हैं। नहीं माँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ। वो हिमा ज्यादा नशे की वजह से बेहोश हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है राघव बेटा, ईशा कहाँ है? वो ठीक है ना? उसका पेपर कैसा हुआ यह हम पूछना ही भूल गए थे। माँ, ईशा जी कह रही थी अच्छा ही हुआ है पेपर। वो अभी अस्पताल में ही है। छोटे पापा को कल छुट्टी देंगे, इसलिए मैंने ईशा जी को आज गोयल हाउस ही रुकने को कह दिया है। आशा जी मुस्कुराती हुई, यह अच्छा काम किया तूने राघव। अब यह बता हिमा को कब घर लेकर आएगा? माँ, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर छुट्टी दे देंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगा। आपने किसी काम से फोन किया था क्या? आशा जी ने बात तो इंस्पेक्टर वाली बताने के लिए फोन किया था, पर यह सोचकर नहीं बताई राघव पहले से ही बहुत परेशान है, अभी यह बात नहीं बतानी चाहिए। नहीं बेटा, क्या हम ऐसे ही फोन नहीं कर सकते? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम रखते हैं फोन, आप घर अच्छे से जाना। हम ईशा और ममता जी और जिया तीनों घर आती है। तीनों मुंह हाथ धोकर सबके लिए रात का खाना बनाने लगती है। जिया ममता जी की तरफ देखकर, बड़ी माँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना, इतनी देर अस्पताल में रहने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ी देर आप लेट जाइए, मैं और ईशा दोनों रसोई संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ईशा भी ममता जी की तरफ देखकर, हाँ माँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जिया और मैं दोनों रात के खाने की तैयारी कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिया और ईशा की बात सुनकर ममता जी उन दोनों के गाल पर हाथ रखकर, तुम दोनों बेटियों के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है, पर तुम दोनों का एग्जाम भी आज ही खत्म हुआ, तुम दोनों थक जाओगी। नहीं माँ, हम बिल्कुल नहीं थके हुए हैं, आप जाइए आराम कीजिए, हम खाना बना लेंगे, जाइए आप। ईशा और जिया दोनों ममता जी को हाथ पकड़कर कमरे तक लेकर आती है। राघव डॉक्टर से मिलकर आता है। डॉक्टर राघव की तरफ देखकर, मिस्टर राघव, हिमा नशे में थी, इसलिए उसका फायदा उठाकर कोई इनके साथ फिजिकल भी हुआ है। राघव यह बात सुनकर पैर तलों जमीन खिसक गई, ऐसा लग रहा था। डॉक्टर, यह आप अचानक क्या बोल रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर राघव, हम सच बोल रहे हैं। हमने हिमा जी के शरीर पर निशान देखे थे चेकअप के दौरान, तो हमने उसकी जांच करवाई तो जांच ने क्लियर कर दिया है हिमा फिजिकल हुए हैं किसी लड़के साथ। राघव यह सुनकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, उसकी रियल बहन नहीं थी, पर वो कभी उसे सगी बहन से कम नहीं माना है। वो कभी सोच नहीं कहता था उसकी छोटी सी हिमा के साथ यह सब हो सकता है। राघव को गुस्सा भी आ रहा था। यह सब आशीष जी और मधु जी के कारण हुआ है, हिमा को पैसे के लिए बिगाड़ना और उसका देर रात या फिर 2 दिन से घर आना। राघव की आंख से आंसू निकल आते हैं। वो समझ नहीं रहा था यह बात किसे बताएं। वो वापस डॉक्टर की तरफ आकर, डॉक्टर, हिमा ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर राघव, वो खतरे से बाहर है, हो सकता है उन्हें अभी तक यह पता ना हो कोई उसके साथ यह सब कर चुका है। मेरे हिसाब से आप उन्हें यह सब बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें वो लड़का बताएगा तो उनके लिए फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राघव कुछ नहीं कहता है। वो बाहर आकर बेंच पर बैठ जाता है।
उसे अचानक ईशा की याद आती है। वो ईशा को फोन लगाने लगता है, पर ईशा फोन नहीं उठा पाती है। वो जिया के साथ रसोई में थी, फोन को बाहर सोफे पर रख दिया था। ईशा और जिया रसोई में खाना बना रहे थे। जिया का चेहरा अभी तक खराब था। आज अस्पताल में राहुल ने एक बार भी उसे देखकर यह नहीं पूछा वो कैसी है। मेरा पेपर कैसा हुआ इतना भी याद नहीं रहा राहुल को। जिया का चेहरा रोने जैसा हो चुका था। ईशा आटा लगा रही थी। जिया पत्ता गोभी कट कर रही थी। उसका ध्यान नहीं होने की वजह से चाकू अंगुली पर लग जाता है, जिससे जिया की चीख निकलती है। ईशा भागकर जिया के पास आती है। उसकी अंगुली पर बहुत खून आ रहा था। जिया, यह क्या किया तूने? तू अपनी अंगुली को पानी से धो ले, आजा। ईशा जिया को पकड़कर वॉश बेसिन की तरफ लाकर उसकी अंगुली को पानी से धुलवाती है। जिया को दर्द हो रहा था, पर उसकी अंगुली से ज्यादा दर्द तो राहुल का बात नहीं करने का दे रहा था। ईशा जिया की अंगुली पर दवाई लगाती हुई, जिया तो बैठ जा, मैं रोटी बना दूंगी। तेरी अंगुली पर बहुत चोट आई है। नहीं ईशा, मैं ठीक हूँ। तू इतना सब करेगी तो थक जाएगी। मैं रोटी बेल देती हूँ, उसे ज्यादा दर्द नहीं होगा। ईशा कुछ नहीं कहती है। वो जिया का चेहरा देखकर समझ जाती है। ईशा का फोन फिर से बजता है। वो अपने फोन की तरफ आकर माँ का फोन। हाँ माँ, कहिए। ईशा बेटा, हम घर जाकर खाना बनावा कर भेज रहे हैं, तुम कह देना कोई खाना ना बनाए। माँ, जिया और मैंने खाने की तैयारी कर ली है। माँ, बेटी का ससुराल का खाना होगा, इसलिए कोई खाएगा या नहीं यही सोचकर मैंने खाने के लिए घर पर ही तैयारी कर ली। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। अनचाही शादी में प्यार 29 भाग कैसा लगा आप सबको। धन्यवाद।